हेलो एवरीवन। सर्कुलर मोशन के चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशंस होते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग दो यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे। एक जिसका डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग है और दूसरा जिसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कल पे घूम रहा है और किसी समय वो पॉइंट P पर है और अभी जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और आपका इसका रेडियस मान लीजिए r है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिए। हम ना यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग होगा और इसको हम लोग कहेंगे ER। ओके, ER कैप। कैप जस्ट पहचान है यूनिट वेक्टर की। ओके, और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं ET कैप। ओके, अब मुझे इस ER कैप और ET कैप की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करने जा रहे हैं, पता है क्या? ये जो x है ना, इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, x डैश, और यहाँ एक्सटेंस में दे चुका हूँ, नहीं कोई बात नहीं, इसको डबल डैश कर देते हैं और एक एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं y के पैरेलल। ओके, यहाँ पे आपका कोई ना कोई y एक्सिस तो होगा ना, तो चलिए y के पैरेलल हम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं y डबल डैश। तो हम यहाँ पे एक y एक्सिस ड्रॉ कर ही देते हैं। यस, दिस इज y एक्सिस। ओके, तो मैंने y के पैरेलल एक y डबल डैश ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस पैरेलल हैं और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर तो होंगे ही। अच्छा, जब ये थीटा है और ये पूरा का पूरा 90 है, समझ रहे हो, तो भैया ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना। और एक और बात, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री हुआ, है ना। तो ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल थीटा होगा। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ई कैप आर को कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। तो ई कैप आर का हमको एक कंपोनेंट x के पैरेलल मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी ई कैप आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमको y डैश के पैरेलल मिलेगा जिसका वैल्यू होगा ई कैप आर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और उन दोनों कंपोनेंट्स का जोड़ हमारा ई कैप आर होगा। तो चलिए ई कैप आर को फटाफट लिख लेते हैं। ये हो गया ई कैप आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा आई कैप प्लस ई कैप आर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा सी कैप। ओके, अच्छा बताइए ई कैप क्या है? ई कैप आर क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, सीधा सीधा क्या बचेगा 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही होगा, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस यहाँ भी 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा जी कैप। ओके, तो हमें याद रखना है ई कैप आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। पता है इस ई कैप आर को क्या कहेंगे? इस ई कैप आर को हम लोग कहेंगे रेडियल यूनिट वेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड रेडियल यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर है? along द रेडियस एंड आउटवर्ड। हमने ई कैप आर का जो डायरेक्शन है वो रेडियस के along और बाहर की तरफ दिखाया है। ओके, तो जो ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है इसका डायरेक्शन रेडियस के along और बाहर की तरफ है। ओके, along द रेडियस मतलब its direction is along the radius and outward, यानी
बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ का मतलब हुआ अवे फ्रॉम सेंटर, ये याद रखना है, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, चलिए, तो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब एक और यूनिट वेक्टर हम जो है हमारा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, उसकी भी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट y के पैरेलल मिलेगा और एक x के पैरेलल, लेकिन इस डायरेक्शन में। ओके, तो y के पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और x के पैरेलल जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ई कैप टी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो जल्दी से कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। तो ई कैप टी वेक्टर क्या हो जाएगा, ई कैप टी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जे कैप ये y के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, एंड ई कैप टी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और इसमें लगेगा माइनस आई कैप, और दोनों कंपोनेंट का जोड़ मेरा ई कैप टी है। यहाँ माइनस आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि निगेटिव एक्स की तरफ कंपोनेंट आ रहा था। अब देख लीजिए, ई कैप टी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, है ना, इसका कंपोनेंट एक इधर और एक इधर मिलेगा, तो ये तो निगेटिव एक्स हो गया ना, तो निगेटिव एक्स है इसलिए माइनस आई कैप। ई कैप टी भी तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, आ क्या गया cos थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। ओके, चाहे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। ये हमारा ई कैप टी का वैल्यू हो गया। ई कैप टी क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन होगा इट्स डायरेक्शन इज along the tangent to the path, मतलब पाथ के टेंजेंट के along होगा इसका डायरेक्शन। ओके, तो आपको इस दोनों यूनिट वेक्टर को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको क्या करना है, इस दोनों यूनिट वेक्टर को याद रखना है। ई कैप आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, एंड ई कैप टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, यहाँ देखिए कॉस साइन है प्लस है दोनों, यहाँ साइन कॉस हो गया है और आई कैप वाले के साथ माइनस लगा हुआ है। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब ये दो यूनिट वेक्टर हम जान गए, तो अब हम एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन में अगर किसी समय हम पार्टिकल के पोजीशन की बात करें, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा r, यहाँ r कौन है, OP है ना, ये इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ सेंटर को ही ओरिजिन मान लिया है। ठीक है, तो ये जो रेडियस वेक्टर है ना, ये असल में इस पार्टिकल का किसी समय जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा बताइए, इस r वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, क्या इसे हम लिख सकते हैं r cos थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप। मैंने क्या किया, मैंने इस r को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इसी r को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट व्हाट, वेलोसिटी। ओके, तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस r को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
डी बाई डी टी, आर की वैल्यू कितनी थी, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जी कैप। क्या हम यहाँ आर कॉमन ले सकते हैं, अब तो कांस्टेंट है, कॉमन लेके डेरिवेटिव वाले साइन से बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर आर में कॉमन लेके बाहर कर लिया तो ये बच गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेंगे, कॉस थीटा का अलग, साइन थीटा का अलग। अब हम अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। थीटा वेरिएबल है, कॉस थीटा भी वेरिएबल है, पर थीटा का टी के रेस्पेक्ट, कॉस थीटा का टी के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा का टी के रेस्पेक्ट में, मतलब चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, साइन थीटा है तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर इंटू डी थीटा बाई डी। ऐसा जो मैं कर रहा हूँ किस रूल के तहत कर रहा हूँ, चेन रूल के तहत। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो इसके जगह पर हम ओमेगा लिख देंगे और इसके जगह पर भी हम ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। तो आर इंटू, अच्छा कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में प्लस कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा, अच्छा ये आई कैप भी है, प्लस कॉस थीटा इंटू ओमेगा जी कैप। ओमेगा दोनों में है, कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास आया क्या, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। पहचानिए ये कौन है, अभी थोड़ी देर पहले बात किया है हमने, ये आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। है ई कैप टी बराबर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप, सेम टू सेम। ई कैप टी क्या है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ई कैप टी। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ गई। वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ है, आर ओमेगा इंटू ई कैप टी। कैप टी तो यूनिट वेक्टर है, तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है, तो असल में मैग्नीट्यूड क्या हुआ, आर ओमेगा, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर का यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है वो आर ओमेगा। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग यही बात की थे ना कि जो स्पीड होगा, स्पीड यानी आपका जो इंस्टेंटेनियस केस में अगर हम बात करें तो स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एवरेज अलग अलग हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी अलग हो सकती है, एवरेज स्पीड अलग हो सकता है, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस केस में बात करेंगे तो किसी इंस्टेंट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है और जो स्पीड है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ। तो असल में ये स्पीड की वैल्यू मिल रही है, यानी वेलोसिटी का उस किसी समय जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता चल रहा है। और यहाँ डायरेक्शन भी समझ में आ रहा है, किधर है डायरेक्शन, तो ई कैप टी बता रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। बिल्कुल सही बात है, यही पढ़ते आए हैं हम लोग कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है किसी भी पॉइंट पर निकालिए वो किधर होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग। ओके, जिस भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट का डायरेक्शन ही वेलोसिटी का डायरेक्शन है।
तो अब हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू है आर ओमेगा ई कैप टी। ई कैप टी का मान कितना है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। ओके, तो फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए आर तो कांस्टेंट है, सर्किल पे घूमेगा तो आर थोड़ी चेंज होगा, वो तो वही रहेगा। ओमेगा चेंज हो सकता है, थीटा चेंज तो होते रहता है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा और थीटा दोनों को वेरिएबल मानते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले तो इस आर को बाहर कर लेते हैं। तो हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एक ओमेगा का और एक साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। ठीक है, तो हम यहाँ डेरिवेटिव में ना प्रोडक्ट रूल लागू करेंगे। चलिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या है, एक बार याद कर लीजिए, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब एक को रखते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को रखते हैं, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं और जोड़ते हैं, यही काम करते हैं। तो एक बार हम इसको रखेंगे, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको रख ही लेते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया। अब हम ओमेगा को डिफरेंस कर लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, फिर प्लस, अब क्या करने वाले हैं, अब हम ओमेगा को ऐसे ही रख लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव होगा, तो माइनस डी साइन थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में आई कैप प्लस डी कॉस थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में जी कैप। मतलब मैंने क्या किया, अंदर वाले को, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वाले को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया। ये आपका तो पहचाना हुआ टर्म लग रहा है ना। और ये क्या है, ये आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। तो इसके जगह पर मैं ई कैप टी लिख देता हूँ। ओके, और ये डी ओमेगा बाई डी टी ये क्या है, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो क्यों ना इसके जगह पर मैं अल्फा लिख देता हूँ प्लस, अब यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा। ओके, फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, साइन थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, डी साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इनटू डी थीटा बाई डी, यानी चेन रूल यहाँ लगा देंगे। ओके, फिर इसके साथ भी चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इनटू डी थीटा बाई टी। ओके, चलिए फटाफट इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो r से गुना ही कर देते हैं, ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा r अल्फा ई कैप टी प्लस r ओमेगा, और यहाँ देख लेते हैं क्या आता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी के बदले ओमेगा रखना है आई कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा जे कैप। ओके, ये हो जाएगा आर अल्फा ई कैप टी, यहाँ माइनस ओमेगा दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। ओके, तो हम लोग क्या करें, इसके जगह पर क्या लिख दे, ई कैप आर को लिख देते हैं। ओके,
तो फाइनली हमारे पास आ क्या गया वो देखिए, एक है आपको दिख रहा होगा आर अल्फा ई कैप टी, और फिर प्लस इसको मैं लिख देता हूँ आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई कैप आर। मतलब मेरा जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, तो एक्सेलरेशन जो है वो अगेन दो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर का सम है। एक आपका आर अल्फा जिसका डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग है, और एक आर ओमेगा स्क्वायर जिसका डायरेक्शन रेडियस के लॉन्ग है। पर यहाँ माइनस क्या बता रहा है, ई कैप आर कैसा यूनिट वेक्टर है, along द रेडियस एंड अवे फ्रॉम सेंटर, तो माइनस लग गया, तो ये along द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर हो गया। समझ रहे हो, along द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर। ये वाला वेक्टर था ई कैप आर, तो इसके इधर जो वेक्टर ड्रॉ होगा दिस रिप्रेजेंट ई कैप माइनस ई कैप आर। ओके, तो माइनस ई कैप आर जो होगा वो कैसा वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर बट इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर। तो असल में जो एक्सेलरेशन है वो देखा जाए तो दो वेक्टर का यहाँ पे सम है, एक जिसका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर है, और इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन, और इसकी जो वैल्यू है वो है आपका देख लीजिए आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और एक एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग मिल रहा है, मतलब ये कंपोनेंट है इस एक्सेलरेशन का, एक टोटल एक्सेलरेशन का, और इसकी वैल्यू है आर अल्फा। ओके, आर अल्फा, और ये टेंजेंट के अलोंग है तो आप इसको ये टेंजेंशियल कह सकते हो। तो हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन है वो इन्हीं दो वेक्टर का सम है, दो वेक्टर का सम है। आप वेक्टर से सम कीजिए, पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कीजिए और फिर इसको इससे मिला दीजिए, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। ओके, तो हमारे पास समझ में आ गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, आर अल्फा ई कैप टी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई कैप आर। यहाँ आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और आर ओमेगा स्क्वायर नॉर्मल एक्सेलरेशन है। ओके, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हो गई आर अल्फा, जो कि इससे पहले वाले क्लास में भी हमने चर्चा किया था, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है जो कि रेडियस के अलोंग लग रहा है और सेंटर की तरफ लग रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो हमारा है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब समझिए यहाँ पे आर अल्फा, अल्फा क्या था, अल्फा क्या था याद कीजिए, दिस इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। और ओमेगा क्या था, ओमेगा तो भी बराबर आपने पढ़ा था आर ओमेगा, तो ओमेगा इज नथिंग बट भी बाई आर। ओके, तो आप यहाँ पे ओमेगा की जगह पर भी बाई आर डी टी लिख सकते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट 1 बाई आर, ये तो बाहर हो जाएगा ना, आर कांस्टेंट है, तो दिस इज डी वी बाई डी टी। एंड इससे समझ में आया कि जो आर अल्फा है वो कुछ और नहीं डी वी बाई डी टी है, एंड वी इज व्हाट, स्पीड। ओके, तो असल में ये आर अल्फा स्पीड के चेंज होने का रेट है, समझ में आ रहा है ना। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कुछ और नहीं, ये डी वी बाई डी टी है, एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो, मतलब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्किल पे मूव कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। मतलब जब स्पीड बदल ही नहीं रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, v कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, है ना। तो ए टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब हमारा जो ये कंपोनेंट है, ये वाला जो हिस्सा है एक्सेलरेशन का, वो खत्म हो जाएगा। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और उसका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर होगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्किल पे मूव कर रहा है तो तब भी उस पर एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और आप यहाँ ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू किसी और फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी आप देख सकते हो,
आर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आर ओमेगा का मतलब अभी पढ़े हो ना v बाई आर, राइट, v बराबर आर ओमेगा ना, ओमेगा का मतलब क्या हुआ v बाई आर, तो आप यहाँ पे v बाई आर का स्क्वायर कर दोगे, है ना, और ये हो जाएगा आर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इससे ख़त्म, सीधा सीधा वी स्क्वायर बाई आर। तो जो आर ओमेगा स्क्वायर है इसका एक और रूप क्या हुआ वी स्क्वायर बाई आर। तो आप कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होगा in the motion in which particle is moving along a circle with uniform speed, है ना, इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्किल पे मूव कर रहा होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म होता है, स्पीड, न कि वेलोसिटी, बिकॉज पार्टिकल को तो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहना पड़ता है ना। तो यहाँ स्पीड यूनिफॉर्म है, याद रखना है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म जो कहा जा रहा है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड एक समान है। तो अगर ये एक समान रफ्तार से मान लो ये चल भी रहा है, मान लो किसी रफ्तार भी से ये इस पर चल रहा है, ठीक है, तब भी इस पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसको आप नॉर्मल एक्सेलरेशन कहिए या फिर इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और जब ये एक्सेलरेशन इसको मिलेगा तभी ये घूम पाएगा। देखो एक्सेलरेशन है तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। आपको सर्किल पे घूमना है तो कम से कम डायरेक्शन तो चेंज करना ही होगा ना, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप ठीक है स्पीड कांस्टेंट कर लिए, पर बिना डायरेक्शन बदले आप सर्किल पे मूव नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्शन बदलना है तो वेलोसिटी बदलना है, वेलोसिटी बदलना है तो एक्सेलरेशन चाहिए, और कितनी एक्सेलरेशन चाहिए, तो वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है विथ ए स्पीड वी ऑफ द रेडियस आर, देन v square by r as acceleration must work on the particle. Okay, then v square by r as acceleration must be acting on the particle. यहाँ यही टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन था वो दो हिस्से में बटा हुआ था। एक था आपका r अल्फा ई कैप टी, और एक था आपका आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई कैप आर। ओके, तो हमने यहाँ पर आर अल्फा का एक और रूप देखा था, वो क्या था, आर अल्फा का एक और रूप था डी वी बट्टा डी टी। ओके, ई कैप टी, और आर ओमेगा स्क्वायर का एक और रूप था वी स्क्वायर बाई आर माइनस ई कैप आर। तो ये था। अब चूंकि यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो सीधा सीधा क्या बचा, यही तो बचा, मतलब केवल यही एक एक्सेलरेशन है, दूसरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है अभी इस पे। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, वी स्क्वायर बाई आर। डायरेक्शन किधर होगा, along द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर। चूंकि ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है इसीलिए इसका नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल का स्पीड भी बदल रहा हो, है ना, तो उस केस में तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, टेंजेंशियल वाले भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे। टेंजेंशियल की जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा डी वी बाई डी टी होगी, और नॉर्मल की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना। जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इन्हीं दोनों का सम होगा ना, वेक्टर सम। तो आप पैरेललोग्राम लॉ से इसको जोड़िए तो आपका रिजल्टेंट इधर आ जाता है ना। और ये जो है ना दोनों का सम है, मतलब ए टी वेक्टर का भी सम है और ए नॉर्मल वेक्टर का भी सम है। ओके, पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे क्या आएगा, सीधा सीधा टेंजेंशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जो आपका जो नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंशियल वाले का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, टी वी बाई डी टी, तो ये उसका स्क्वायर हो गया,
एंड नॉर्मल वाले का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वी स्क्वायर बाई आर, तो फिर ये उसका स्क्वायर हो गया। और रही बात डायरेक्शन की, तो आप इसमें से कोई एक एंगल मान लीजिए, यही एंगल बता देते हैं, अल्फ़ा बता दीजिए, या फिर इसका tan बता दीजिए, tan अल्फ़ा, तो उससे भी डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। tan अल्फ़ा क्या होगा, सामने वाला बट्टा बगल वाला, सामने वाला जो है ना वो a टेंजेंशियल के बराबर है, तो सीधा सीधा a टेंजेंशियल बट्टा a नॉर्मल, और इसकी वैल्यू है dv/dt, एंड नॉर्मल की वैल्यू हो गई, a नॉर्मल की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर। ये tan अल्फा हुआ, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा, तो उससे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो टोटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है। ओके, अगर डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पर आप एक खास बात देख रहे हो, अगर ये नहीं होता, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं होता, केवल टेंजेंशियल होता, तो फिर पार्टिकल की केवल स्पीड बदलती, डायरेक्शन नहीं बदलता। और अगर टेंजेंशियल नहीं है तो फिर केवल डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों का अपना अलग अलग काम है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है स्पीड चेंज करना, नॉर्मल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, और ये वजह है कि जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो ये तो जीरो हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, बोल रहा है कि मेरा रोल ही नहीं है ना, तो मैं क्या करूँ, तो ये गायब हो जा रहा है। और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो अपना काम कर रहा है और पार्टिकल को सर्किल पे घुमा रहा है। समझ हो ना, मतलब सर्किल पे घूमने के लिए आपको ये एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? अगर कोई घूम रहा है तो उसके पास है ये एक्सेलरेशन, अगर वो एक समान स्पीड से भी घूम रहा है तो उसके पास ये एक्सेलरेशन है ना? कोई भी पार्टिकल भी स्पीड से आर रेडियस वाले सर्किल पर तभी घूम सकता है जब उस पर वी स्क्वायर बाई आर के बराबर रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगे, अन्यथा वो सर्किल पे नहीं घूम सकता।